दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपीपीसीएस की जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अन्य एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। पहला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76 में जो है, भाग 5 में अनुच्छेद 76, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लेकर के है। तो इसमें राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो। उसकी अर्हता इतनी हो कि वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन सके। ये बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रेम्युनरेशन एज अ पार्लियामेंट में डिटरमाइन। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। ये जो है, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। पहला वाला स्टेटमेंट राइट है। ये रॉन्ग इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, या टेन्योर जो होता है वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। और जो इसका वेतन है, तो वेतन जो है भारत की संचित निधि से मिलता है और वो राष्ट्रपति तय करते हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का नाम दे रखा है, तो ये पार्लियामेंट यहाँ पे गलत है। तो केवल ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मैच द मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए या मिलाइए। एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ प्रावधान। उन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में वो दे रखा है। अनुच्छेद संख्या 61 ये बताता है कि राष्ट्रपति को किस तरह से हटाना है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में आती है। पहला का हो जाएगा दूसरा। फिर अनुच्छेद 67 खा, इसमें उपराष्ट्रपति के रिमूवल कैसे होना है, तो उसकी बात आती है। तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 67 का खा है। आर्टिकल 94 अनुच्छेद संख्या 94 ये बताती है कि स्पीकर, लोकसभा स्पीकर जो है उनका रिमूवल कैसे होना है, उनको जो है उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो उसकी प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 94 में दे रखी है। अनुच्छेद संख्या 90 इसमें जो है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहने का मतलब उपसभापति जो होते हैं राज्यसभा के, उनको किस तरह से हटाया जाए, उसकी जो हटाने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद संख्या 90 में दे रखी है। तो इसका हो जाएगा 2, 3, 4, 1। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 ए भी दे रखा है, तो कोई मान लीजिए 2, 3, 4, 1 इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार को लेकर के है कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो केस है वो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस आता है 1951 में। इसमें कहा जाता है कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान का भाग है और उनको जो है उनमें संशोधन किया जा सकता है। और इसमें भूमि सुधार को लेकर के कानून भी आता है, तो पहला संशोधन किया जाता है इसमें। उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य आता है वाद, ये 1965 में है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद में इसी बात को जो है दोबारा दोहराया जाता है कि हाँ, संविधान में संशोधन किया सकता है। और मौलिक अधिकार में भी जो है चूंकि अलग से कोई प्रक्रिया संविधान संशोधन को लेकर के मौलिक अधिकार को नहीं दी गई है, इसलिए मौलिक अधिकार जो है उनको भी साधारण रूप से, साधारण बहुमत से उनको जो है परिवर्तित किया जा सकता है, अगर साधारण बहुमत से कानून आ जाए तो। फिर तीसरी बात आती है कि गोलकनाथ केस आता है 1967 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें 9 जजों, माफ़ कीजिएगा, 11 जजों की पीठ बैठती है।
और 11 जजों की पीठ जो है वो ये निर्णय देती है कि संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो अभी तक बात आ रही थी इन दोनों में दोनों वाद में कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। अब कहती है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस होता है। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस आता है 1973 में, और इस केस में 13 जजों की पीठ बैठती है। और इसी में बताया जाता है, इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो केस होता है उसमें उसमें विशेष परिवर्तन किया जाता है, और इसमें ही जो है जो आधारभूत ढांचा है संविधान का उसको बताया जाता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, अपितु जो संविधान का आधारभूत ढांचा है या जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी प्रकार का जो है वो किसी प्रकार उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट जो है बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। जैसे प्रस्तावना जो है उसको हम लोग जानते हैं कि संविधान की आत्मा कहा गया है। तो प्रस्तावना में जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, या फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी है, और उसके बाद सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर। तो ये सारे जो शब्द हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सभी शब्द जो हैं ये सब प्रस्तावना में हैं। और इन में कोई भी प्रकार से अगर हम संविधान संशोधन का इसको मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करते हैं तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन के साथ साथ जो है उसमें ये देखा जाएगा कि किसी भी प्रकार से जो है आधारभूत ढांचा जो है संविधान का उसको खंडित नहीं किया जाए, उसमें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाए। तो इसको लेकर के केशवानंद भारती केस को इसी में जो है आधारभूत ढांचा की बात आई, और इसी में जो है न्यायिक पुनर्वलोकन की बात आई। न्यायिक पुनर्वलोकन जो है ये कहता है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन या फिर जुडिशियल रिव्यू पुनर्वलोकन, इसमें ये कहा गया है कि संसद जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशियल है बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो ये अपने ही निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं। अपने ही निर्णय के खिलाफ में अगर कोई याचिका दायर करता है तो ये अपने ही निर्णय को परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसके परिवर्तन में ये कोई भी नतीजा दे सकते, सुना सकते हैं, कोई परिणाम निर्णय दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट यूज्ड टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI? निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार हर एग्जाम में पूछा गया है। इसमें जीवन प्रत्याशा, जन्म दर, मृत्यु दर, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों जो हैं इसमें लिए जाते हैं SDI में। लेकिन सोशल इनइक्वलिटी जो है, सामाजिक असमानता, ये नहीं लिया जाता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों जो हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है पूछा गया है सम्मिलित नहीं होता है, तो डी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। सोशल इनइक्वलिटी सम्मिलित नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि शिवरामन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह जो हैं ये भी नाबार्ड के द्वारा ही ये बनाए गए, और ये 1992-93 में इनको बनाया गया, स्वयं सहायता ग्रुप बनाए गए। अब स्वयं सहायता ग्रुप बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कुछ महिलाएं हैं या कुछ लोग हैं, वो मिल करके जो है कोई काम करना चाहते हैं, तो वो स्वयं सहायता ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहलाता है। तो उनका एक अकाउंट जो है वो खोल दिया जाता है बैंक में, और वो उस काम को जो है करते हैं और उसका पैसा जो है वो जमा करते हैं। इसके लिए सब्सिडी भी सरकार के द्वारा दी जाती है। अलग अलग जो अ, काम जो ये करने के लिए अगर करना चाहें तो उसके लिए जो है उनको अलग अलग सब्सिडी देने का भी प्रावधान
किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना या किसान क्रेडिट कार्ड प्लान, ये 1998 में 1998 में आया। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक कहने का मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये 1975 में हुई नरसिम्हन समिति के अनुशंसा पर। तो इसमें हो जाएगा 4 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। 4 1 2 3 ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल, वाटर, सोलर सेल, नन ऑफ द अबव। तो हम लोग जानते हैं कि फायर अलार्म में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सूची को एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलाइए। एक तरफ धातु दे रखे हैं, मेटल्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी प्रॉपर्टी दे रखी है, गुणधर्म दे रखे हैं। सोडियम, सोडियम जो है इसमें दे रखा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कैन बी इजीली कट बाय विद नाइफ। तो ये सोडियम जो है उसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ए का चौथा हो जाएगा। पारा जो है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है, तो यहाँ पर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर द्रव, ये पारा हो जाएगा। फिर चांदी की बात आती है तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर कही जाती है तो चांदी कही जाती है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। और लेड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या पुअर कंडक्टर ऑफ हीटेड इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर डी वाला जो है ये तीसरा हो जाएगा। तो पहला, चौथा, 4 2 1 3, 4 2 1 3 ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ पदार्थ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनका अनुप्रयोग दे रखा है। नीला थोथा, ब्लू विट्रल, ब्लू विट्रल जो है ये फंगीसाइड है एक तरह से। इयोसिन, इयोसिन जो है ये रेड इंक बनाने के काम आता है, लाल स्याही बनाने के काम आता है। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम बारिश करवाई जाती है सिल्वर आयोडाइड से, याद रखिएगा। पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा। और जिंक फॉस्फाइड, चूहे मारने की दवा, जिंक फॉस्फाइड उसमें यूज़ होती है। तो रोडेंटिसाइड है, रोडेंटिसाइड मतलब जो है चूहे मारने की दवा जो होती है, रोडेंटनाशी, कृंतकनाशी। तो इसमें हो जाएगा 2 3, पहले का दूसरा 2 3, फिर 1 4, 2 3 1 4, 2 2 3 1 4, ये रहा सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। डाइजेशन की पाचन क्रिया जो है प्रोटीन की वो किस ऑर्गन में होती है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ये याद रखिएगा, ये स्टोमच में, अमाशय में प्रारंभ होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है ये भी पूछा जाता है, तो वो लीवर है। इसको भी याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? अंदर अंदर भी और बाहर भी, तो वो है अग्नाशय, पेंक्रियास। तो यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिजीजेस। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग निम्नलिखित रोग हो जाता है। ये रोग हो जाता है बेरी बेरी, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से होता है। एक होता है वेट बेरी बेरी, एक होता है ड्राई बेरी बेरी। ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी में ये फ़र्क है कि ये एक तरह से वेट बेरी बेरी जो होता है ये हर्ट पोषण करता है, और एक तरह से कह सकते हैं कि इससे जो होता है कि सांस फूलने लगती है, और ये कार्डियोवास्कुलर ऑर्गन को ये एक तरह से इफेक्ट पहुंचाता है। तो एक तरह से ये सांस फूलना अगर होता है तो सांस फूलने पर, सांस फूलना ये जो है वेट बेरी बेरी कहा जाता है। और ड्राई बेरी बेरी जो है ये जो है, अगर मान लीजिए मांसपेशियां हैं और मांसपेशियां
जो है उनका संकुचन हो गया है या मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ गई है, मांसपेशियां दर्द हो रही हैं या मांसपेशियां किसी तरह से उनमें कोई डिफेक्ट आ गया है, तो वो जो है वो ड्राई बेरी बेरी कहा जाता है। रिकेट्स ये विटामिन डी की कमी से होता है। अनीमिया आयरन की कमी से होता है, फोलिक एसिड की कमी से होता है। और साइनोकोबालामाइन जो है इसके कारण होता है। और गोइटर घेंगा ये आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। बैलेंसिंग के लिए भी ये उत्तरदायी है, ये भी सही है। ये सही में संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। प्रथम पहला और दूसरा बोथ आर करेक्ट, एक और दो दोनों सही हैं। सी वाला ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, नेशनल पार्क्स दे रखे हैं, और दूसरी तरफ जो है राज्य दे रखे हैं, स्टेट्स दे रखे हैं। तो इसमें इंद्रावती, हम लोग जानते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेम ये गोवा में है। कलेसर हरियाणा में है। और बेतला बेतला ये पड़ता है झारखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो ये ए वाला ऑप्शन है, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, विद रेफरेंस ऑफ टू यूट्रोफिकेशन। सुपोषण इसको बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट डिक्रीजेज डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल सही है। फिर यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। इट्स फिनोमिनन ऑफ न्यूट्रिशन एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, ये भी ठीक है। अब बेसिकली सुपोषण होता क्या है, इसको समझ लीजिए। यूट्रोफिकेशन, तो शैवाल जो होते हैं एल्गा, तो एल्गा का जब ये इनकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने पर क्या होते हैं, एज होने पर ये क्या करते हैं कि इनकी मृत्यु जब होती है, तो मृत्यु के बाद में ये जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करता है। और उसके बाद में जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है, घुलित ऑक्सीजन है पानी में, वो इसके द्वारा जो है वो ऑक्सीजन ली जाती है, और इसके बाद जो है ये ऑक्सीजन जो होती है, घुलित ऑक्सीजन, वो कम हो जाती है। तो इसीलिए जो है ये इसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, इस तकनीक इस प्रक्रिया को। और ये जल निकाय में पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, ये भी सही है, क्योंकि जो भी जल निकाय में मान लीजिए ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, तो एक तरह से जो है ये जल निकाय को जो पोषक तत्व होते हैं उसका संवर्धन होता है। तो ये हो जाएगा आंसर, पहला और दूसरा, सी वाला। नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कॉमेंसमेंट। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और चौथा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इसको भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पिछले जो भी क्वेश्चंस मैंने टेट के कराए हैं उसमें भी। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 में आया था। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था, 1992 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। और एक और है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो भी याद कर लीजिए, 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में आया। उसके बाद वन अधिनियम, अगर बात करेंगे कि वन नीति की या वन अधिनियम की बात करेंगे, तो वन अधिनियम 1980 में आया। और वन उसके बाद में उसका 1988 में जो है उसका संशोधन हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें, इसको लगाना है प्रारंभ से। तो सबसे पहले जो है सी तीसरा हो जाएगा, 1972 ये है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तीसरा
पहला, दूसरा, चौथा। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, ये सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। तो मान लीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है कि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो CH4 हो या CFC हो, तो ये सभी क्या करती हैं, ये कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा करती हैं और इससे जो है वायुमंडल में जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है गर्मी रहती है, तापमान ज़्यादा रहता है। तो अगर ग्रीन हाउस नहीं होगा तो भू सतह का जो औसत तापमान है वो -18 डिग्री हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। जब भी ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है बताया, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कि जब भी कार्बन का एक तरह से ज़्यादा कार्बन जो है वातावरण में हो जाती है, तो वो क्या करती है, वातावरण का टेम्परेचर जो है उसका बढ़ जाता है। तो कार्बन का एमिशन या इसमें CO2 गैस का एमिशन ये टेम्परेचर बढ़ाता है एटमॉस्फेयर का। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, इससे क्या होता है कि समुद्र जल का स्तर बढ़ जाता है, राइज इन सी लेवल बढ़ता है, ये सही है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, हिमनद जो होते हैं उनका पिघलना भी होता है और इसके कारण बीमारियों का फैलना भी होगा। अब चूंकि जो भी कार्बन का जो कह सकते हैं कि जो एमिशन है वो होगा और इसमें बात आती है कि CO2 का भी एमिशन होगा, तो या CH4 का एमिशन होगा, तो ये हानिकारक गैसें होती हैं। तो ये बीमारियां भी इसके कारण होती हैं, तो ये भी सही है। ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना, ये भी होता है। प्रवाल भित्ति कहने का मतलब है जो मूंगा की चट्टानें होती हैं, तो मूंगा की चट्टानें भारत में लक्षद्वीप में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और दूसरा जो है सबसे पूरे विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड जगह है वहाँ पर। तो बेसिकली ये मूंगा की चट्टानें होती हैं और ये जो मूंगा जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और उसके अंदर जो है जो तत्व हैं और जो कह सकते हैं कि जो वो उसकी जो कलर है, वो कलर जो है धीरे धीरे जो है मतलब जो जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलर उसका फेड होने लगता है और फेड होते होते वो वाइट हो जाता है पूरी तरह से। तो ये जो प्रक्रिया है ये ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा होती है, इसी को विरंजन कहा गया है, ब्लीचिंग कहा गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा चारों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द डिस्कशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणीय विकास, was started after submitting the report on environment to the United Nations in 1987। तो 1987 में एक रिपोर्ट सबमिट की गई संयुक्त राष्ट्र में। तो वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संपोषणीय विकास भी कह सकते हैं इसको, पर चर्चा आरंभ हुई। यह वह प्रतिवेदन था। तो धारणीय विकास कहने का मतलब है कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचाते हुए विकास का होना। तो उसमें जो है फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ये नहीं था, ओवर कॉमन फ्यूचर ये इसका रिपोर्ट का शीर्षक था। तो ये जो थी ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे एक तरफ जो है तो लेखकों की बात आई है और दूसरी तरफ या कवियों की बात आई है, दूसरी तरफ जो है मध्यकाल की है ये। मध्यकाल में मध्यकाल इतिहास में कौन कौन से कवि या लेखक हुए तो उनकी कृति इस तरफ दे रखी है। तो जैसे मुल्ला दाऊद हैं, मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन लिखी, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी, ये याद रखिएगा, लेकिन पद्मावती कथा ये दामोदर कवि ने लिखी। सोमनाथ ने यहाँ पे राग विबोध लिखी और अमीर खुसरो ने
यहाँ पे आशिका लिखी, और तुगलकनामा भी अमीर खुसरो की ही कृति थी, तो ये भी याद रखिएगा। और अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर के और अलाउद्दीन खिलजी के ये वो एक तरह से कह सकते हैं कि दरबारी कवि थे, और उससे लेकर तुगलक तक का काल, पूरा दिल्ली सल्तनत का काल इन्होंने ज़्यादातर काल देखा था। गयासुद्दीन बलबन से लेकर के फिरोज तुगलक तक का काल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तबकात नासिरी मिन्हा उस सिराज ने लिखी, ये बिल्कुल सही है। तारीख फिरोज शाही ये शमसे सिराज अफीफ ने लिखी, ये भी सही है। तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज अफीफ ने लिखी है, और फुतवात फिरोज शाही फिरोज शाह की जीवनी वो फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखी है, इसको भी याद रखिएगा। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी है। यहाँ पे इब्न बतूता दे रखा है। इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री था, और ये उसके शासनकाल में भारत आया था, और इसकी जो बुक है उसका नाम है रहेला। रेहला कहेंगे या रहेला, ठीक है, तो ये बुक है। फिर हुमायूं नामा, देखिए हुमायूं नामा जो है यहाँ पे गुलबदन बेगम जो है इन्होंने लिखा। नेक्स्ट आते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड गिवन पेट्रोनेज टू तानसेन बिफोर अकबर, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पहले, अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। इसमें है राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा, राज बहादुर ऑफ मालवार, उदय सिंह ऑफ मेवाड़, और मुजफ्फर शाह ऑफ गुजरात। तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह कई दरबारी कवि था पहले, माफ कीजिएगा, दरबारी कवि नहीं बल्कि दरबारी संगीतकार था। तो तानसेन जो थे ये भाटा, कहने का मतलब है रीवा, वर्तमान में रीवा मध्य प्रदेश को भाटा कहा जाता था उस समय, भाटा वहीं पड़ता है। तो ये आंसर हो जाएगा ए वाला इसमें। तो अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण जो थे वो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह थे। उसके बाद अकबर जो है तानसेन को अपने दरबार में ले आते हैं, तो अकबर के जो नौरतन होते हैं उनमें से ये एक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, विद रेफरेंस टू मनसबदारी सिस्टम विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था हम लोग जानते हैं अकबर के द्वारा चलाई गई थी, और अकबर के द्वारा जब ये प्रथा चलाई गई थी तो इसमें क्या था कि दो भाग थे, एक था पैदल सिपाही और दूसरे थे घुड़सवार। तो जो मनसब जो होता था वो इसमें घुड़सवार और पैदल सिपाही, जिसके पास ज़्यादा होते थे तो उसको उतना का मनसब ज़्यादा। से मिर्ज़ा अली कोका को 7,000 का मनसब जो है अकबर के समय में प्राप्त था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा मनसब जो है उसको दिए गए थे मिर्ज़ा अली कोका को। तो जात और सवार बोला जाता था। सवार, घुड़सवार में सवार बोला जाता था ही, सवार, और जात बोला जाता था पैदल सैनिक को। तो जात और सवार ये कहा जाता था। अब आते हैं ऑप्शन पे कि मनसबदारी व्यवस्था राज्य में कुलीन वर्ग से संबंधित थी। हाँ, ये तो थी, कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसने अकबर ने प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। फिर आती है कि मनसबदारी का पद पैतृक था, पैतृक नहीं था, ये पैतृक नहीं था, कुलीन वर्ग से जरूर था। तो पहला, केवल पहला सही है इसमें, ए वाला ऑप्शन जो है ये सही है। फिर इसके बाद में जहांगीर ने दो अस्पा सिंह अस्पा चलाई थी, वो भी मनसबदारी प्रथा का ही एक रूप थी। नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग मोनूमेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित स्मारकों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इनको जो है किस काल में कौन सा जो है मोनूमेंट बना या स्मारक बना। तो राबिया उद दौरानी का किला औरंगाबाद में है। ये बेसिकली राबिया उद दौरानी जो थी ये औरंगजेब की वाइफ थी, और जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और मुमताज महल के लिए, उसी तरह से राबिया उद दौरानी का किला ये ताजमहल की भूअड़ नकल बोला जाता है, और अद्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ये औरंगाबाद में बनवाया था औरंगजेब ने। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, उन्होंने, शेर शाह सूरी ने बनाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में, ये
हुमायूं की वाइफ जो थी हाजी बेगम, उसके द्वारा बनवाया गया था। अताला मस्जिद जौनपुर में है और इसको जो है फिरोज तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था। तो अब चूंकि जौनपुर फिरोज तुगलक हो गया, तो सबसे पहला नाम तो आ गया यही, चौथा वाला पहले हो जाएगा। फिर उसके दूसरे नंबर पे क्या है कि हुमायूं हो गया, फिर तीसरे नंबर पे हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी, फिर चौथे नंबर पे अकबर। तो ये हो जाएगा 4 3 2 1। तो चार, एक मिनट, इसमें हुमायूं का मकबरा तो हुमायूं की वाइफ ने उसने बनवाया था, तो इसमें जो है 4 4 2 3 1 हो जाएगा, 4 2 3 1, जो कि ये हुमायूं के बाद में बना था। तो 4 2 3 1, क्योंकि हुमायूं ने जब बाबर के बाद हुमायूं जब शासक बना था, तो उसके बाद शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ था, और उसके बाद में शेरशाह सूरी ने जो है दिल्ली की सत्ता, जो ये अफगान था, इसने हत्या ली थी। और उसके बाद जो है ये मुगल जो हुमायूं है, ये 20 के पीरियड में जो है वो अपने कार्यकाल के भी अपने जो शासनकाल के 20 के पीरियड में ये नहीं रहा था, और ये इसकी जगह पे शेरशाह सूरी शासक हो गया था। तो इसीलिए जो है दूसरा नंबर आएगा 4 2 3 1। 4 2 3 1, ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मोरीबंद डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा इज अ सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस डेल्टा का उपभाग है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का उपभाग है मोरीबंद डेल्टा। तो उसी से जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से जब अलग अलग धाराएं निकलती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र की, तो उसमें जो है एक जो है मोरीबंद में जाकर के मोरीबंद डेल्टा बनती है। तो इसमें जो है कावेरी डेल्टा नहीं होगा, महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये नहीं है। बंगाल डेल्टा ये कह सकते हैं, क्योंकि बंगाल में ही ये डेल्टा जो है ये सुंदरबन जो है वहाँ पे होते हैं, तो सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज। अब यहाँ पे भ्रंश घाटी की बात आई है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, भ्रंश घाटी क्या है कि दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है, और अगर ये घाटी गहरी हो जाए तो ये भ्रंश का निर्माण करती है। तो दामोदर भ्रंश घाटी से होकर जाती है। पहली तो ये नदी है, दूसरी नर्मदा है, तीसरी ताप्ती है, और चौथी माही है। ये चारों नदियां याद रखिएगा, भारत की 4 नदियां भ्रंश घाटी से होकर जाती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही और दामोदर। इसमें माही जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी चूंकि भारत के 8 राज्य जो हैं वो कर्क रेखा से उनसे होकर गई है। उसी प्रकार से भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ये भी पूछा जाता है, तो वो कांगो नदी है अफ्रीका की। और तीसरा है जो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें हो जाएगा बी आंसर, दामोदर। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कोयला क्षेत्र है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो उनकी अवस्थिति है, कहाँ पर वो कोयला क्षेत्र है। जैसे तलचेर, तलचेर ये महानदी का कोयला क्षेत्र है। कर्णपुरा, कर्णपुरा ये दामोदर का है। फिर सिंगरौली, सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, तो ये सोन नदी का है, सोन घाटी का। फिर सिंगरैनी ये तेलंगाना में है, और सिंगरैनी जो है ये गोदावरी घाटी होती है, गोदावरी घाटी उसमें ये पड़ता है कोयला क्षेत्र। तो ए का चौथा, 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 ये ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद अल्बिडो। निम्नलिखित में से कौन सा अल्बिडो से संबंधित है? अब इसको समझ लीजिए पहले, अल्बिडो किसे कहते हैं। अल्बिडो कहने का मतलब है कि मान लीजिए सूरज से जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्शन ही ये अल्बिडो बनाता है। अल्बिडो कहने का मतलब है जो लाइट आ रही है उसमें 30% लाइट जो है, 29 से 30% लाइट ये रिफ्लेक्ट हो रही है, और बची हुई लाइट 69 से 70% लाइट ये एब्जॉर्ब हो रही है अर्थ के द्वारा। तो जो लाइट जो है वापस जाती है
30% रिफ्लेक्ट होती है, ये एल्बिडो इसी को कहते हैं। तो इसमें जो है ये ट्रांसमिटिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर, एमिसिव पावर, संचार शक्ति, अवशोषण शक्ति, उत्सर्जक शक्ति, ये तीनों नहीं है। रिफ्लेक्टिंग पावर यहाँ पे दे रखा है, वापसी की शक्ति, ये सही है। डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ देश दे रखे हैं, दूसरी तरफ राजधानियां दे रखी हैं। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आ चुका है, पीसीएस में तो आता ही रहता है ये क्वेश्चन। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, किर्गिस्तान की राजधानी बिशेक है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबाद है। तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसमें ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अ सैंपल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग substances disappears after some time when exposed to air like camphor, naphthalene or dry ice. This phenomenon is called। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में फुला रखना और कुछ समय के बाद गायब हो जाता है वो, जैसे कपूर होता है या नेफ्थलीन होता है या फिर ड्राई आइस होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं ड्राई आइस को। तो ये परिघटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है सब्लिमेशन, उदर्वपातन। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। एवापोरेशन आप लोग जानते ही हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है? तो डिफ्यूज़न में क्या है कि बेसिकली मान लीजिए कितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या अणु हैं, अब ये अणु जो है इनमें इनके जो पार्टिकल्स है, तो इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जब सांद्रता ज़्यादा से अधिक से दूसरी तरफ कम सांद्रता की ओर ये मूव करते हैं, कम कंसंट्रेशन की ओर, लेस कंसंट्रेशन की ओर, तो उस टाइम पे क्या होता है, तब तक ये मूव करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स जब तक दोनों तरफ जो है टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, दोनों तरफ कंसंट्रेशन जो है वो बराबर, कह सकते हैं दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो बराबर नहीं हो जाती, तो उसको डिफ्यूजन कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। उसके बाद रेडिएशन भी आप जानते हैं, एवोपोरेशन भी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला सब्लिमेशन। नेक्स्ट आते हैं, तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तो तुलसी में हम लोग जानते हैं कि फिनॉल पाया जाता है, तो इनऑर्गेनिक एसिड ये नहीं आंसर होगा, या कार्बनिक अम्ल, और कार्बनिक अम्ल भी नहीं होगा, ऑर्गेनिक एसिड, फिनॉल्स पाया जाता है और फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है। तो ये वाला आंसर जो है, सी वाला ऑप्शन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ वाइट ब्लड। तो सफ़ेद रंग का खून जो है वो किस, सफ़ेद रक्त जो है वो किस जानवर का होता है, किस जीव का होता है? तो ये होता है कॉकरोच का, तिनचट्टा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एक्ट बोथ एज अ इंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये मैंने अभी आपको बताया शुरुआत में ही। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी होती है? दोनों ही प्रकार की होती है। पेंक्रियास, अग्नाशय, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वन इज गिवन टू एज असर्शन एंड द अदर इज रीजन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है, द आर। तो इसमें उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ये आपको पता भी है, मैंने बताया भी है बीच बीच में, जो पिछले वीडियोस मैंने करवाए हैं क्वेश्चंस, तो उसमें बताया भी है कि जितने भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे के बीच में आता है। और इस क्षेत्र में जो है, चूँकि सूर्य लंबवत पड़ते हैं और जो वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें सदाबहार वन भी पाए जाते हैं और जैव विविधता भी अधिक होती है, तो बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसीलिए जो है तितलियों की प्रजातियां भी ज़्यादा होती हैं वहाँ पे। तितलियां ही क्यों, बल्कि अन्य जो स्पेसीज़ हैं, अन्य पेड़ पौधों की भी, उनकी भी ज़्यादा पाई जाती हैं प्रजातियां। बटरफ्लाइज कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, ये बिल्कुल सही है, कम तापमान में नहीं रह सकती, इसीलिए जो है वो उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं, सुलंबत
चमकता है तो पड़ता है तो भूमध्य रेखा पर, तो मैंने बताया कि तापमान भी है वो ज़्यादा रहता है। वर्षा भी ज़्यादा होती है तो सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है, तो उष्णकटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय वन। तो इसमें बोथ ए और आर करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आर जो है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने इस वीडियो क्लास में कंप्लीट करवाए। कंटिन्यू रखेंगे ये क्वेश्चन, और कठिन भी क्वेश्चन होंगे और इजी क्वेश्चंस, दोनों का वो मिश्रण रहेगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे जो आप लोग जानते हैं, जिनको आप लोगों ने रिवाइज़ कर लिया है, तो उन क्वेश्चंस को जो है हम कम से कम रखेंगे। कोशिश वही रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिनको आपको निश्चित बात है कि जो कम रिवाइज़ किए गए हैं, या फिर जो क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लेवल से वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर के, वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य को लेकर के हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।